नमस्कार, आप सभी का आचार्य पवन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के कुछ नायाब तरीकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सभी के लिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट होता कौन है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने जीवन में सफल तो रहता है, लेकिन वो इसके लिए अपनी मेंटल पीस को किसी भी लेवल पे कुर्बान नहीं होने देता। ऐसे स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। हमें जीवन में बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके एवज में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट कतई नहीं कह सकते। साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन वो जीवन में किसी भी फील्ड में सफल भी नहीं होते। तो ऐसे स्टूडेंट को भी स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट नहीं कह सकते। स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट एक बैलेंस जीवन जीता है, जो सफल होने के साथ साथ मेंटल पीस को भी अपने साथ कैरी करके रखता है। मतलब वो अपने लाइफ को बैलेंस्ड होके जीता है। तो आज के सेशन में हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात समझ लेनी चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 3 प्रकार की लिसनिंग करते हैं, मतलब वो 3 प्रकार के लिसनिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक होता है कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न, दूसरा होता है पार्शियल कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न और तीसरा होता है अनकॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न। इसे शॉर्ट में हम CPU लिसनिंग पैटर्न भी कहते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वो इन्हीं 3 तरीके से सुनते हैं। मतलब अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो आप भी इन्हीं 3 तरीकों को फॉलो करके मुझे सुन रहे हैं। कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न वो होता है जिसमें अगर आप स्पीकर की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, मतलब आपके अंदर इधर उधर के थॉट्स नहीं चलते, आपके जो विचार हैं वो केवल स्पीकर की बातों से रिलेटेड होते हैं। पार्शियल कॉन्शियस लिसनिंग में जो लिसनर होता है वो कभी कभी तो बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन बीच बीच में इधर उधर भटक भी जाता है। मतलब उसके दिमाग में बीच बीच में इधर उधर के ख्याल भी चलते रहते हैं। अनकॉन्शियस लिसनिंग में जो लिसनर होता है वो सामने तो बैठा होता है, वो सेशन को अटेंड तो कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में इधर उधर की बातें ही चल रही होती हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो इसी तरह से लोगों को सुनते हैं, और जो उनकी ग्रेस्पिंग है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके लिसनिंग पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में ये बताना चाहता हूं, अगर आप इस सेशन से कुछ गेन करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप मेरे से कुछ लेकर जाना चाहते हैं, आप इतना कीमती समय मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो कोशिश करें इस सारे के सारे सेशन को कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए सुनने की, तभी जाके आपको मैक्सिमम गेन होगा। और इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। आपको अपने थॉट्स के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहना है। निश्चित तौर पर आपके थॉट्स बीच बीच में इधर उधर घूमने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन आप उनके प्रति जागरूक रहें, थोड़ा अवेयर रहें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके थॉट इधर उधर जा रहे हैं तो आप अवेयर होकर उन्हें दोबारा से सेशन के ऊपर लाने की कोशिश करें। अगर आप इस प्रयोग के साथ इस सेशन को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि यह चैनल हमने स्पेशली टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। इसका जो कंटेंट होता है वो साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर आधारित होता है, लेकिन हम उसकी वीडियो कम से कम शब्दों में बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए 92% से ज़्यादा व्यूअर्स इस चैनल के कंटेंट को लाइक करते हैं। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हमें सबसे पहले स्मार्ट शब्द को समझना पड़ेगा। स्मार्ट शब्द 5 लेटर से मिलकर बना होता है और इसमें हर लेटर हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो एक एक करके हम हर लेटर जो हमें सिखाता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेटर एस हमें क्या सिखाता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी 9th क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट टिंकू की है। एक शाम को फुटबॉल का मैच देखते हुए टिंकू को लगता है कि उसे फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहिए। वो किसी खिलाड़ी से इतना प्रभावित होता है तो वो यही डिसीजन ले लेता है। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है कि आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू मेक माय करियर इन फुटबॉल। तो पेरेंट्स भी एग्री कर लेते हैं, बताओ क्या करना है। तो टिंकू कहता है जो शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब है आप मुझे उसमें ज्वाइन करा दीजिए। तो उसके पेरेंट टिंकू को लेकर शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब में जाते हैं और उसके कोच, जिसका नाम ईमान सिंह होता है, उससे मिलते हैं। तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं ईमान सिंह से। ईमान सिंह कहता है कि मेरे क्लब में तो जगह नहीं है।
पेरेंट्स बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, टिंकू भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, लेकिन ईमान सिंह कहता है कि आप जाकर ग्राउंड में देख लीजिए कितने बच्चे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए मैं टिंकू को अपनी क्लब में ज्वाइन नहीं करा सकता। लेकिन पेरेंट्स और टिंकू बार बार जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो ईमान सिंह को दया आ जाती है और कहते हैं टिंकू मैं आपको एक चांस दे सकता हूँ, 1 महीने बाद एक हमारे यहाँ पे सिलेक्शन का मैच होने वाला है, अगर आप उस मैच को पूरा का पूरा खेल लेते हैं, मतलब 90 मिनट के मैच को पूरा खेल लेते हैं, तो आपको मैं अपनी क्लब में शामिल कर लूंगा। टिंकू बहुत खुश होता है और कहता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। ईमान सिंह कहते हैं हाँ टिंकू तुम्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारे ग्राउंड में जगह नहीं है, आपको हमारा दूसरा ग्राउंड जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है वहां पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद रखिए वहां पर कोई भी असिस्टेंट कोच नहीं है, कोई भी कोच नहीं है आपको देखने वाला, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टिंकू पूछता है सर मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है। ईमान सिंह बताते हैं कि तुम्हें रोज ग्राउंड में 5 बजे पहुंच जाना है और रोज ग्राउंड में 10 चक्कर लगाने हैं। अगर आप 1 महीने तक रोज ग्राउंड के 10 चक्कर लगाते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आप 1 महीने बाद जो सिलेक्शन का मैच होने वाला है उसमें बड़े आराम से पूरा का पूरा 90 मिनट खेल लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए वहां पर ना तो कोई तुम्हें कोच ऑब्जर्व करने के लिए है और ना ही कोई असिस्टेंट कोच है, इसलिए आपको सुबह 5 बजे पहुंचकर सेल्फी ले लेनी है ग्राउंड के साथ और मुझे अटेंडेंस भेज देनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। टिंकू रोज ऐसा ही करता है, रोज 5 बजे पहुंच जाता है ग्राउंड में, सेल्फी लेता है और अपनी अटेंडेंस भेज देता है और साथ में 10 चक्कर ग्राउंड में लगाता भी, और ऐसा लगातार 1 महीने तक वो करता रहा। 1 महीने बाद जब सिलेक्शन का मैच हुआ तो उसके पेरेंट्स भी देखने के लिए आए और ईमान सिंह तो वहां पर थे ही। तो जब मैच हुआ तो टिंकू उस मैच में केवल 20 मिनट खेल पाया, 20 मिनट खेल पाया और थक कर गिर गया। ईमान सिंह ने यह देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका अनुभव था कि अगर कोई बच्चा उस ग्राउंड में लगातार 1 महीने तक प्रैक्टिस करता है, 10 चक्कर लगाता है, तो 90 मिनट के मैच को बिना थके हुए आराम से खेल लेता है। लेकिन टिंकू ऐसा नहीं कर पाया, वो 20 मिनट के बाद थक कर गिर गया। उसने टिंकू को अपने पास बुलाया और टिंकू से पूछा टिंकू क्या तुम रोज ग्राउंड में जाते थे? टिंकू कहता हाँ सर मैं रोज ग्राउंड में जाता था। क्या टिंकू तुम रोज 10 चक्कर लगाते थे? सर मैं रोज 10 चक्कर लगाता। टिंकू तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं सर कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। ईमान सिंह को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो उसी वक्त टिंकू को पेरेंट्स के साथ उस ग्राउंड में ले गए और ग्राउंड में ले जाकर टिंकू से कहा कि तुम मेरे सामने अभी के अभी 10 चक्कर लगाकर दिखाओ। टिंकू ग्राउंड के बीच में खड़ा हो जाता है और ग्राउंड के बीच में एक जगह खड़ा होकर उसी जगह 10 चक्कर गोल गोल घूम लेता है। वो ग्राउंड के पूरे ग्राउंड के चक्कर नहीं लगाता था, वो एक ही जगह खड़े होकर वहीं पे गोल गोल 10 चक्कर लगा लेता था। जब ईमान सिंह ने टिंकू को ऐसा करते हुए देखा तो उसने एक बात बोली, टिंकू तुम भी उन्हीं बच्चों के समूह में शामिल हो गए जो नियमों का पालन तभी करते हैं जब उन्हें कोई देखने वाला होता है। अगर कोई देखने वाला नहीं होता तो वो नियमों का अनदेखा कर खुद से चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर एक बच्चा नियमों का पालन तभी करता है जब उसे कोई देखने वाला, उसके पेरेंट्स के सामने वो नियमों का पालन कर रहा है, अपने टीचर्स के सामने नियमों का पालन कर रहा है, अपने मेंटोर के सामने नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में वो नियमों को अनदेखा कर रहा है, वो मतलब खुद को धोखा दे रहा है। और अगर एक बच्चा खुद को धोखा देता है, वो खुद को सेल्फ चीट करता है, तो वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता के लिए सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, सफलता के लिए सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें स्मार्ट का पहला लेटर एस सिखाता है। स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में तो ये सेल्फ ऑनेस्टी हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे टिंकू की तरह ही अपने कोच से, अपने टीचर से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और जब कोच सामने नहीं होता तो संभावना होती है कि कई बच्चे टिंकू की तरह ही खुद को धोखा देने लगते हैं, और अगर खुद को धोखा देना एक बच्चे का बिहेवियर बन गया तो उसे सफल हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो सेल्फ चीटर है, मतलब वो खुद को धोखा दे रहा है, तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी छात्र को 24 घंटे लगातार ऑब्जर्वेशन में रखवाना लगभग असंभव है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं और कहीं पढ़ने के लिए शहर से दूर चले जाते हैं, तो वहां पर तो मेंटोर या टीचर वैसे ही हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उस समय कहीं
कहीं हमने अपने आप को धोखा दिया, कहीं अपने आप को चीट किया, तो हमारा सफल हो पाना लगभग असंभव हो जाता है। अब हम जानेंगे कि एक छात्र के लिए सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है और एक छात्र अपने अंदर सेल्फ ऑनेस्टी की क्वालिटी को कैसे डेवलप कर सकता है। एक छात्र अपना करियर किसी भी फील्ड में बनाना चाहता है, चाहे वो फिर स्पोर्ट्स की फील्ड हो या फिर एजुकेशन की फील्ड या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड या फिर कोई भी अपनी सेल्फ स्किल की फील्ड हो, जिसमें भी वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसने कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, कोई प्लानिंग की है और प्लानिंग में उसने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं। अगर वो नियम कायदे कानून का थोरोली फॉलो करता है तो वो सेल्फ ऑनेस्ट होता है। और अगर वो अपने ही बनाए गए नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करता, उन्हें लगातार तोड़ता रहता है, एक आध बार अगर किसी मजबूरी बस वो नहीं फॉलो कर पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो लगातार ही उन नियम कायदे कानून को तोड़ता जा रहा है, मतलब वो सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है। जैसे आपने डिसाइड किया आप अपने एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने डिसाइड किया आप फिजिक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर 2 घंटे सिंगल सिटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आपका फोन आ जाता है, दोस्त का फोन आ जाता है और आप उस पढ़ाई को छोड़कर दोस्त से बात करने लगते हैं, क्योंकि आपने वो डिसाइड किया हुआ था। अगर उस वक्त फोन आ गया तो आप थोड़ी देर बाद भी बात कर सकते हैं। अगर आपने जो नियम बनाए हैं, अगर आप उन नियमों को थोरोली फॉलो कर रहे हैं तो आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं। लेकिन अगर आप अपने बनाए गए नियमों को ही बार बार तोड़ते जा रहे हैं तो आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं है, आपके अंदर सेल्फ डिसऑनेस्टी का भाव है। तो आपको ये भाव दूर करना पड़ेगा और किसी आचार्य पवन को सुनने से ये सेल्फ ऑनेस्टी का भाव डेवलप नहीं हो जाता। सेल्फ ऑनेस्टी असल में हमारी बिहेवियरल क्वालिटी है और बिहेवियरल क्वालिटी कभी भी किसी को भी सुनने से परिवर्तित नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कुछ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। असल में इसके लिए आपको कोई सा एक दिन चुनना पड़ेगा। कोई बच्चा कैसे वो दिन चुने जिसका भी जो भी बर्थडे है, जैसे मेरा बर्थडे फ्राइडे है, कोई एक रोहित लड़का है जिसका बर्थडे मंडे है, इसी तरह से किसी भी बच्चे का कोई सा भी एक बर्थडे होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिस भी दिन आपका जन्म हुआ उस दिन को आप चुन लें। हर वीक में वो डे आता है। अब उसे क्या करना है, जो भी उसका बर्थडे है उस दिन उसे सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट रखना है। सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट मतलब खुद से ईमानदारी का व्रत। मतलब जो भी नियम कायदे कानून उसने अपने लिए बनाए हैं, उन नियम कायदे कानून को उस दिन उसे थोरोली फॉलो करने का प्रण करना है। अगर उसने डिसाइड किया है कि मुझे 5 बजे जगना है, वो किसी दिन जागे या ना जागे, लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट वाले दिन उसे 5 बजे ही जागना पड़ेगा। अगर उसने डिसाइड किया है कि मुझे यह नहीं करना है, तो सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट वाले दिन उसे वो नहीं करना है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर वो सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट वाले दिन अपने फादर के साथ कहीं जा रहा है कार में, और फादर जब कार से जा रहे हैं, रेड लाइट है, पुलिस वाला नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, और फादर वो रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फादर को उस वक्त टोक दे, पिताजी आज क्रॉस नहीं करो, मेरा सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट है। अगर हमने क्रॉस कर लिया तो मेरा सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट टूट जाएगा। बिहेवियरल क्वालिटी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टडी के फील्ड में केवल ईमानदार बन जाएं और दूसरे फील्ड में ईमानदार नहीं बने रहें। बिहेवियरल क्वालिटी की ये खासियत होती है कि अगर आप में परिवर्तन आएगा तो हर जगह आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह ईमानदार बने रहेंगे और दूसरी जगह डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर सेल्फ ऑनेस्ट बनना चाहते हैं आप स्टडी के फील्ड में, तो आपको सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट रखना पड़ेगा और सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक का जितना भी सेशन हुआ है हम उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के पहले तरीके के बारे में डिस्कस किया, जो कि हमें सीखने को मिला स्मार्ट वर्ड के पहले लेटर से। अब हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्ड के दूसरे लेटर, जो कि एम है। एम का मतलब यहाँ पर होता है मेमोरी एक्सपर्ट। अगर हम जीवन में स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमें मेमोरी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में 95% जो लोग होते हैं वो गर्दन के नीचे वाले शरीर का उपयोग करते हैं काम करने के लिए, और केवल 5% लोग होते हैं जो
गर्दन के ऊपर वाले शरीर का प्रयोग करते हैं काम करने के लिए। लेकिन जो 95% लोग हैं उन्हें ये 5% लोग कमांड करके रखते हैं। तो अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी मेमोरी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि मेमोरी एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होने वाला शब्द भी है। हाईली यूज्ड बट मोस्टली मिसअंडरस्टूड शब्द है वो मेमोरी है। क्योंकि हम किसी की मेमोरी का कैसे अंदाजा लगाते हैं? अगर एक बच्चे को विराट कोहली का डेट ऑफ बर्थ याद हो जाता है, उसे हरिशंकर परसाई का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता, तो हमारी नजर में उसकी मेमोरी कमजोर होती है। अगर एक बच्चे को यह याद हो जाता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल में किस खिलाड़ी ने किस तरह से सिक्सर मार के जिताया, लेकिन उसको यह याद नहीं होता कि साइन की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू किसी में कितने एंगल की है, ये याद नहीं होता, तो हमारी नजर में उसकी मेमोरी कमजोर होती है। हम हनी सिंह या बादशाह के कठिन कठिन गाने बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सी पोइट्री याद नहीं होती तो हमारी मेमोरी कमजोर है। किसी एक बच्चे को कुछ चीजें याद हो जाती हैं और कुछ चीजें याद नहीं होती। तो क्या इसके पैमाने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मेमोरी वीक है या फिर वो बहुत अच्छा मेमोरी में है? इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। जब सेशन की शुरुआत हुई तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई टिंकू और ईमान सिंह की। आप उस कहानी को एक बार विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब मन में ही सोचने की कोशिश कीजिए। टिंकू जो मैच देख रहा था वो शाम का समय था या रात का समय? जब वो ग्राउंड में जाता था तो वो ग्राउंड कितनी दूर था, कितने किलोमीटर दूर था जिसमें वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था? ग्राउंड वो कितने बजे पहुंच जाता था? मैच में वो कितनी देर के बाद थककर गिर गया? क्या आपने ये सवालों के जवाब खोज लिए? जिन बच्चों ने खोज लिए तो क्या मैं उन्हें मेमोरी का एक्सपर्ट मान लूं, और जिन बच्चों ने नहीं सोच पाए तो क्या मैं मान लूं कि उनकी मेमोरी वीक है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं कि सभी में न्यूरॉन्स, एक्सॉन, डेंड्राइट, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, लॉब, कॉर्टेक्स सब कुछ एक जैसे काम कर रहा है। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी का एक जैसे काम कर रही है। कुछ बच्चों ने ये रिमेंबर करके रखा और कुछ बच्चे इसके बारे में भूल गए। इससे बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो बच्चा मेमोरी का एक्सपर्ट है या वो बच्चा मेमोरी में वीक है। अगर में हम मेमोरी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो हमें मेमोरी की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मेमोरी की प्रोसेस को समझने के बाद ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हमें कौन सी चीज़ याद नहीं होती और कौन सी चीज़ याद होती है और इसके पीछे क्या कारण होता है। जब मैं आपको एक बार मेमोरी की प्रोसेस बता दूंगा तो आप ये भी पता लगा लेंगे कि आखिर किन बच्चों को ये कहानी पूरी की पूरी याद हुई और किन बच्चों को ये कहानी नहीं याद हो पाई। या फिर ये आप ये भी पता लगा लेंगे कि किन बच्चों को ये विराट के बारे में या धोनी के बारे में या फिर हनी सिंह या बादशाह के बारे में चीज़ें याद बनी रहती हैं और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको याद नहीं हो पाती। ये सब जानने के लिए आपको मेमोरी की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और मेमोरी की प्रोसेस को समझना तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेमोरी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको मेमोरी की प्रोसेस को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेमोरी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। असल में जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये स्टेप्स होते हैं रिसीविंग, चेकिंग और डिस्पैचिंग। इसे हम शॉर्ट में RCD मेमोरी प्रोसेस भी कहते हैं। मेमोरी की प्रोसेस में सबसे पहले न्यूरॉन्स हमारी पांचों सेंसेस से आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन से सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इन सिग्नल को हिप्पोकैम्पस में पहुंचा देता है। हिप्पोकैम्पस फिर इन सिग्नल्स की प्रायोरिटी को चेक करता है। वो चेक करता है कि कौन सा सिग्नल की कितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरत के हिसाब से उन्हें लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी में डिस्पैच कर देता है, जिसको हम परमानेंट मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ह्यूमन मेमोरी इन 3 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अगर हम वास्तव में मेमोरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमें पहले स्टेप या दूसरे स्टेप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा स्टेप ऑटोमेटेड होता है, उसमें परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। आज के सेशन में हम पहले स्टेप के द्वारा जो रिसीविंग वाला पैटर्न है उसके द्वारा कैसे अपनी मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम मेमोरी एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो सीखेंगे। और इसके लिए हमें अपने ब्रेन में पहुंचाने वाली सिग्नल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा, दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। निश्चित ही जिन बच्चों को विराट या धोनी के बारे में याद बना रहता है, हनी सिंह या बादशाह के बारे में याद बना रहता है, या जिन बच्चों को टिंकू और ईमान सिंह की कहानी याद बनी रही, उन लोगों ने जो उनसे रिलेटेड सिग्नल्स थे उसको रिसीव अच्छे से किया, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को अच्छी मात्रा में ब्रेन में
पहुंचाया। तो अगर हम मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए न्यूरॉन्स के द्वारा रिसीव होने वाले सिग्नल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं, जो सेशन के शुरुआत में भी मैंने आपको बताई थी, जो इस सेशन की मेमोरी से रिलेटेड थी। सेशन के शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर आप इस सेशन से रिलेटेड चीजों को ज्यादा ग्रैस्प करना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस लिसनिंग करना पड़ेगी। तो जो ट्रिक है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप स्टडी से रिलेटेड मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस प्ले करना पड़ेगा। मतलब जिस चीज से रिलेटेड आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं उस चीज को आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और कॉन्शियसली का मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। कॉन्शियसली का मतलब है किसी काम को करते वक्त अगर आपके विचार, आपके थॉट केवल उसी काम से रिलेटेड हैं तो आप उस काम को कॉन्शियस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिनको धोनी या विराट के बारे में याद बना रहा तो उन्होंने मैच बड़ा कॉन्शियसली देखा था। निश्चित तौर पर जिन्हें बादशाह या फिर हनी सिंह के गाने याद बने रहते हैं उन्होंने जरूर बादशाह और हनी सिंह के गानों को कॉन्शियसली सुना होगा, लेकिन पोएट्री वो भूल जाते हैं क्योंकि पोएट्री शायद उन्होंने पार्शियल कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली लिसन किया होगा। इसी तरह जिन बच्चों ने टिंकू और ईमान सिंह की कहानी को याद किया उन्होंने जब मैं ये कहानी सुना रहा था तब बड़ी कॉन्शियस लिसनिंग की थी। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मेमोरी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको जो पहला वाला मेमोरी का स्टेप है रिसीविंग को बढ़ाना पड़ेगा। और रिसीविंग को बढ़ाने के लिए आपको जो उस मेमोरी से रिलेटेड एक्ट है वो कॉन्शियस करना पड़ेगा, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो। अगर आप वो कॉन्शियसली करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिग्नल्स की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो दोनों की दोनों बढ़ जाएगी। और जब ज्यादा मात्रा में सिग्नल्स हिप्पोकैम्पस के पास पहुंचेंगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सिग्नल्स हिप्पोकैम्पस के पास पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वो जो डिस्पैच करेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार साथियों हमने स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने का जो दूसरा तरीका है मेमोरी एक्सपर्ट वो सीखा। एक बार आगे बढ़ने से पहले अभी तक के सारे सेशन को क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने के तीसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्मार्ट शब्द के तीसरे लेटर से इंस्पायर्ड होता है, जिसका नाम है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हर सफल व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना। अगर अडेप्टेबिलिटी का गुण एक छात्र में नहीं है तो वो निश्चित तौर पर सफल नहीं हो सकता, खास तौर पे आज के दौर में, क्योंकि आज के समय में परिस्थिति बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। अगर उस परिस्थिति के अनुसार आपने अपने आप को नहीं मजबूत किया तो आप सफल नहीं हो सकते। इसको मैं एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो अपने यहाँ के हर सब्जेक्ट के एक टॉपर बच्चे को एजुकेशनल टूर पर भेजेंगे। सारी की सारी प्लानिंग बनी, बच्चों की लिस्टिंग बनी और डिसाइड हुआ कि सभी बच्चे 5 दिन के एजुकेशनल टूर पर जाएंगे। पहले दिन एंजॉय किया सारे के सारे बच्चों ने बहुत सारा, दूसरे दिन भी एंजॉय किया, तीसरे दिन भी बहुत एंजॉय किया। चौथे दिन सभी के सभी बच्चों को एक नाव में ट्रेवल करना था और ट्रेवलिंग टाइम था लगभग 4 से 5 घंटे। तो पहले 2 घंटे तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन 2 घंटे के बाद सभी बच्चे बोर होने लगे। तो उन्होंने एक तरीका खोजा जिससे वो टाइम पास कर सकें। तो जो नाव चलाने वाला बच्चा था वो भी लगभग उन्हीं की उम्र का था। तो जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बच्चा था वो उससे मजाक करने के लिए जाता है, वो उससे जाकर पूछता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो जो बच्चा था वो तो अनपढ़ था, जो नाव चला रहा था वो कहता है, मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। क्या तुम्हें साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता? तुम्हारा जीवन खराब है, कैसे तुम अपने परिवार को समझोगे, कैसे तुम अपने आसपास के लोगों को समझोगे, कैसे तुम उनसे रिलेशन को डेवलप कर पाओगे? तुम्हारा तो जीवन खराब है। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसी तरह से सोशियोलॉजी का बच्चा उस बच्चे के पास पहुंचता है और पूछता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो वो अनपढ़ बच्चा कहता है, मुझे क्या पता है सोशियोलॉजी का मतलब। तो फिर से सभी बच्चे इसी तरह से उसका माहौल उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं
हैं और फिर इसी तरह से एक एक करके जियोलॉजी का बच्चा भी जाता है, इसी तरह से उसके पास पहुंचकर उसके मजाक उड़ाते हैं, सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। ऐसी नाव जब चलती जाती है तो आगे चलकर नाव में एक छेद हो जाता है। जब नाव में छेद हो जाता है तो नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। तो जब नाव डूबने लगती है तो जो नाव चलाने वाला बच्चा होता है वो सभी इंटेलिजेंट बच्चों से पूछता है, क्या आपको तैरोलॉजी आती है? तो सभी इंटेलिजेंट बच्चे पूछते हैं, तैरोलॉजी क्या होती है भाई साहब? तो वो हंसता है सभी के ऊपर, कहता है तुम्हें तैरोलॉजी नहीं पता? देखो किनारा है बहुत दूर और नाव है डूबने वाली। अब आप अपनी सोशियोलॉजी लगाओ, अपनी साइकोलॉजी लगाओ, अपनी जियोलॉजी लगाओ, मैं तो अपनी तैरोलॉजी लगाकर अपनी जान को बचा लूंगा। इस कहानी में तैरोलॉजी से तात्पर्य अडेप्टेबिलिटी से है। यह कहानी एकदम काल्पनिक है, सारे के सारे किरदार बिल्कुल काल्पनिक हैं, लेकिन यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। अगर एक छात्र के पास अडेप्टेबिलिटी का गुण नहीं होता तो भले उसके पास डिग्रियां हो, भले वो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसे सफल हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन पिछली बार वो नीट और जेई के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई तो वो अपने आप को उसमें नहीं ढाल पाए। जब एग्ज़ाम हुआ तो वो उसको क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन जो उनसे थोड़े से कमज़ोर बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी का गुण था, उन्होंने परिस्थिति को एकदम समझा, भांपा और अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किया, जो भी डाउट होते थे अपने टीचर को फोन करके उन डाउट को सॉल्व किया और नीट और जेई और बहुत से उन्हीं की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल की। आज के दौर में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अडेप्टेबल होना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसे बहुत से बच्चे देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर अडेप्टेबिलिटी का बिल्कुल भी गुण नहीं होता। असल में अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है, हम ये लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इसे धीमे धीमे किल कर दिया जाता है और इसे किल करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो हमारा ही रहता है। हम जैसे ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो तुरंत किसी ना किसी के पास हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं, हम उसका सामना ही नहीं करते। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर उस परिस्थिति को फेस करने की शक्तियां पैदा नहीं होंगी। हमें पहले उसको फेस करना चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी काबिलियत होती है कि हम उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। इसे बहुत अच्छे से महान साइकोलॉजिस्ट और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपनी रिसर्च में समझाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक बिल्ली को किसी पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाए और उसके सामने खाना रख दिया जाए तो वो बहुत प्रयास करती है उस पजल बॉक्स को खोलने की। वो बार बार ट्राई करती है, गलतियां करती है, फिर ट्राई करती है। एक दिन उसका पैर गलती से लीवर के ऊपर पड़ जाता है और वो पजल बॉक्स को खोल लेती है। अगर इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहें तो वो एक दिन इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि वो अंदर तुरंत लीवर से वो गेट को खोल देती है। लेकिन अगर दूसरी बिल्ली को हम खुद ही लीवर खोल के गेट खोल दें और खाना देते रहें, अपने आप गेट खोल दें, तो वो जीवन भर उस लीवर के द्वारा उस गेट को नहीं खोल पाएगी। मतलब अगर हमें कोई हेल्प करता रहे तो हम वो चीज नहीं सीख पाएंगे। मैं यही आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी का गुण खुद आप पैदा करना चाहते हैं तो आपको परिस्थितियों को पहले फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक दो बार असफलता झेलनी पड़े, लेकिन उस असफलता में भी आप कुछ नया सीख रहे होते हैं जो कि आपको आगे चलकर मजबूत करती है। मैंने आपको अभी तक जितना भी अडेप्टेबिलिटी के बारे में बताया वो केवल एक मोटिवेशन के लिए था। आप उसको सुनकर हो सकता है थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएं, हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट तो इसको थोड़ी देर के बाद भूल ही जाएं। उससे जीवन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन हम हर दिन सुनते हैं। अगर हम वास्तव में परिवर्तित होना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में जो हमारे अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी की उसको जगाना चाहते हैं, तो हमें एक छोटा सा बदलाव लाना पड़ेगा, एक छोटा सा समाधान अपनाना पड़ेगा। वैसे इस YouTube चैनल की एक खासियत है, जितने भी व्यूअर्स इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि बिना समाधान के हम कोई सा भी ज्ञान नहीं देते। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसकी प्रैक्टिस अगर आप पर डे मात्र 1 घंटे के लिए भी करते हैं
तो आपके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी का, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इस ट्रिक का नाम है अडेप्टेबिलिटी ब्रेक। इसमें आपको पर डे 1 घंटे के छोटे छोटे से प्रयोग करने हैं। जैसे बहुत तेज गर्मी है, सभी को बहुत गर्मी लग रही है, आपको भी बहुत गर्मी लग रही है, तो आप उस दिन 1 घंटे के लिए ना तो एसी का प्रयोग करेंगे, ना कूलर का प्रयोग करेंगे, ना पंखे का प्रयोग करेंगे। आप गर्मी को 1 घंटे तक सहन करेंगे। ऐसे ही आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपके पास खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन आप 1 घंटे तक भूख को बर्दाश्त करेंगे और 1 घंटा पूरा होने के बाद ही खाने को खाएंगे। इसी प्रकार से आपको 3-4 किलोमीटर कहीं पर जाना है, आपके पास सभी तरह के व्हीकल हैं, लेकिन आप किसी भी व्हीकल का यूज नहीं कर रहे, आप पैदल पैदल वहां पर जा रहे हैं। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं। अगर हम ये छोटे छोटे से प्रयोग करते जाते हैं तो हमारे अंदर जो अडेप्टेबिलिटी की इनबिल्ट क्वालिटी है वो रिस्टोर होने लगती है। हम छोटी छोटी सी परिस्थितियों को जब फेस करते हैं तो आगे चलकर हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं। इसे एग्रीगेशन और मार्जिनल गेन्स भी कहते हैं, जिसे डेविड ब्रेल्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च में साबित भी किया। उनके अनुसार छोटे छोटे परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाना भी संभव है। उन्होंने टीम स्काई को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर यह साबित भी किया। हो सकता है कई बच्चे पहले से इस तरह का प्रयोग कर रहे हो, मतलब वो पहले से ही अडेप्टेबिलिटी ब्रेक ले रहे हो, लेकिन जो इस तरह का ब्रेक है इसके पीछे का जो उद्देश्य होना चाहिए वो कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि गुस्से में आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, या फिर मजबूरी नहीं होना चाहिए कि किसी मजबूरी के कारण आप वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का जो प्योर उद्देश्य होना चाहिए वो खुद की इच्छा होनी चाहिए। जब आप खुद की इच्छा से कोई अडेप्टेबिलिटी ब्रेक लेते हैं तो वो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी का गुण बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों, सेशन के इस हिस्से में हमने स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने की जो तीसरी क्वालिटी है उसके बारे में जाना और एक ऐसी ट्रिक समझी जिससे हम इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक के सेशन को एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट की चौथी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्मार्ट शब्द के चौथे लेटर आर से इंस्पायर्ड होती है, जिसका मतलब होता है रियलिस्टिक अप्रोच, या जिसे रियल लाइफ अप्रोच भी कहते हैं। अभी तक मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट से मिला हूं जिनकी छोटी क्लासेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वो हर क्लास में टॉप करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में जाते गए तो उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ एकदम कम सा होता गया। ठीक इसके विपरीत बच्चे भी देखने को मिले जिनकी छोटी क्लासेस में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, वो जैसे तैसे पास होते गए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में जाते गए उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ एकदम बढ़ता गया। मैंने इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया तो कुछ फैक्ट मेरे सामने नजर आए जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। असल में छोटी क्लासेस में एक याद करने की मेथड होती है जिसका प्रयोग कई बच्चे करते हैं, जिसे बोलते हैं रट्टाफिकेशन मेथड, और ये काम भी कर जाती है क्योंकि छोटी क्लासेस में सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। इस वजह से वो बच्चे सारे के सारे सिलेबस को रट लेते हैं और उसे एग्जाम में सॉल्व करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। लेकिन ये रट्टाफिकेशन मेथड बड़ी ही खतरनाक होती है। क्यों होती है इसको जान लीजिए। क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर आने वाली क्लास पिछली क्लास का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 9th के अपग्रेडेड वर्जन में पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप 11th के अपग्रेडेड वर्जन में पढ़ रहे हैं। मतलब आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो पिछली क्लास का ही इलैबोरेटेड फॉर्म में होता है। आपने ग्रेविटी पढ़ा तो आगे वाली क्लास में आप ग्रेविटी को इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आपने पाइथागोरस को पढ़ा तो आगे वाली क्लास में आप पाइथागोरस को इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब ये रट्टाफिकेशन मेथड आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाती है। इस मेथड का प्रयोग करने के कारण ही कई अच्छे बच्चे आगे चलकर सफल नहीं हो पाते। असल में जो स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट होता है उसकी ये क्वालिटी होती है, वो शुरू से ही रट्टाफिकेशन मेथड का प्रयोग नहीं करता बल्कि रियल लाइफ अप्रोच या रियलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग करता है। अब हम जानेंगे कि ये रियल लाइफ या रियलिस्टिक अप्रोच होता क्या है।
हम किसी भी क्लास के छात्र हों, चाहे फिर वो प्राइमरी क्लास हो, सेकेंडरी क्लास हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर डॉक्टरेट ही क्यों ना हो, और हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या एसएसटी हो, हम कोई सा भी सब्जेक्ट का कोई सा भी पॉइंट पढ़ते हैं तो उसका हमारा रियल लाइफ से जरूर कनेक्शन होता है। अगर हम उसको रट्टाफिकेशन मेथड से पढ़ते हैं तो हम वो कनेक्शन को नहीं जोड़ पाते और आगे चल के यही हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है, जिस कारण जो हमारा सिलेबस होता है वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है और स्टडी हमारे लिए कठिन हो जाती है। इसको कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम फिजिक्स में ग्रेविटी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला याद करते हैं, F = G m1m2/r², जहां पर G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। तो कई लोग जो रट्टाफिकेशन मेथड को फॉलो करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं, इसको रट लेते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ अप्रोच होता है उसमें हमें ये ग्रेविटी को रियल लाइफ से जोड़कर देखना पड़ता है। हम हर जगह ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं और इसे छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करके घर पे चेक भी किया जा सकता है। जब भी मास ज्यादा होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है और यह कनेक्शन हमें हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है। चाहे हम हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते वाला व्यंग पढ़ें, चाहे हम हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें, चाहे हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ें या फिर हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फर्म के डीट पढ़ें, यह जो कनेक्शन है, जो रियल लाइफ अप्रोच है, वो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट हमें ज़्यादा समय तक याद बना रहे, रिटेंशन का लेवल बहुत अच्छा रहे, रिकॉलिंग की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे, तो हमें ये रियल लाइफ अप्रोच का कनेक्शन करते हुए उसे लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं तो ये जो रट्टाफिकेशन मेथड है वो किसी काम की नहीं रह जाती, वहां पर रियल लाइफ अप्रोच ही काम आता है। और जो स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मेन क्वालिटी ये रियल लाइफ अप्रोच ही होता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटते हैं तो हमारे ऊपर फालतू का प्रेशर भी क्रिएट होता है और उससे सफल होने की संभावना भी बहुत कम ही होती है। इसलिए जो रियल लाइफ अप्रोच होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है सफलता के लिए भी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भी। यहाँ एक प्रश्न जरूर हमारे दिमाग में आ सकता है कि आखिर रियल लाइफ अप्रोच से हमारा रिटेंशन और रिकॉलिंग का लेवल कैसे बढ़ सकता है। असल में जब हम किसी सब्जेक्ट के किसी प्रश्न को या किसी इक्वेशन को अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ते हैं तो जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल होता है उसका मेमोरी सर्किट पहले से हमारे ब्रेन के अंदर डेवलप होता है और जो नई चीज़ हम लर्न करते हैं उसकी मेमोरी को वो जो पहले से सर्किट है उससे एसोसिएट कर देते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो ज़्यादा समय तक याद बना रहता है और समय आने पर इजीली रिकॉल भी हो जाता है। यहाँ पर दो सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत होता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दैट वायर टुगेदर वाला और दूसरा सिद्धांत होता है द कनेक्टिंग डॉट्स वाला। इन दोनों सिद्धांतों की वजह से अगर हम कनेक्शन जोड़ते हुए चीज़ों को लर्न करते हैं तो उन चीज़ों का रिटेंशन का लेवल और रिकॉलिंग का लेवल अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। साथियों, ये तो ज्ञान की बात हो गई कि रियल लाइफ अप्रोच से हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जो ये क्वालिटी है रियल लाइफ या रियलिस्टिक अप्रोच वाली, वो हम अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसका जवाब देने वाला हूं। अगर हम ये क्वालिटी अपने अंदर बढ़ाना चाहते तो इसका मात्र एक उपाय है डिस्कशन। डिस्कशन करके ही हम ये क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और ये डिस्कशन कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। जो भी आपने स्टडी किया, आपने पास्कल का लॉ पढ़ा, आपने रदरफोर्ड का सिद्धांत पढ़ा या फिर आपने ओम या मोमेंटम के लॉ के बारे में स्टडी किया, तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न खुद से पूछना है कि ये जो आपने स्टडी किया इसका आपके जीवन में क्या फायदा होने वाला है। जब आपने ये खुद से प्रश्न पूछा तो और फिर इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करनी है और इसका जवाब आपको डिस्कशन करके ही मिलेगा। ये डिस्कशन आप अपने टीचर से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कर सकते हैं और कुछ टॉपिक्स के लिए आप अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं। अगर डिस्कशन के बाद भी आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा है जिसका कनेक्शन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें बता सकते हैं। हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से डिस्कस करके आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार डिस्कशन करके हम रियल लाइफ अप्रोच वाली क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि आपको याद करने के बाद ये डर लगा रहता है कि आप एग्जाम में वो भूल नहीं जाएं और कईयों बार आप याद किया हुआ एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो रियल लाइफ अप्रोच के साथ निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी।
इस सेशन में अभी तक हमने स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट बनने की 4 क्वालिटी और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक के सेशन को एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम 5वीं क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट्स की 5वीं क्वालिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि स्मार्ट शब्द के लास्ट लेटर टी से इंस्पायर्ड होती है, जिसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स एक्सपर्ट। पहले मैं इस क्वालिटी को द इनर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट कहा करता था, लेकिन अब मैं ये थर्मोडायनेमिक्स का रियल लाइफ अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इसका नाम अब थर्मोडायनेमिक्स एक्सपर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। अभी तक के सेशन में आपने एक बात और नोट की होगी, मैंने जो भी स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट की 4 क्वालिटी बताई हैं, वो आपको सफल होने में ही मदद करती हैं, उनका मेंटल पीस से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो 5वीं क्वालिटी है थर्मोडायनेमिक एक्सपर्ट, या जिसे हम इनर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, उसका मेंटल पीस से बहुत कुछ लेना देना है। ये जो 5वीं क्वालिटी है वही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, वही हमें सफलता के साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहने का हुनर सिखाती है। इसलिए सेशन के इस पार्ट को बड़ी ही कॉन्शियस लिसनिंग के साथ अटेंड कीजिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनर इंजीनियरिंग होती क्या है और इसका थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्या कनेक्शन है। आप सभी ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। यह कहावत एकदम साइंटिफिक है और ये कहावत थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर ही आधारित है। थर्मोडायनेमिक्स के पहले सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत का पालन हमारे अंदर की एनर्जी भी करती है। मतलब हम किसी भी ईटेबल के माध्यम से जो भी एनर्जी अपने शरीर में पहुंचाते हैं, वही हमारी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हमने शरीर के अंदर पहुंचाई गई पूरी की पूरी एनर्जी को क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, तो यह अनयूज्ड एनर्जी हमारे शरीर में बची रहती है। और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार यह एनर्जी अपने आप तो खत्म होने वाली नहीं है। अगर हमने इसे किसी रूप में कन्वर्ट नहीं किया तो यह अपने आप किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और आजकल हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल को हम जीते हैं, तो इस एनर्जी का नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एनर्जी या तो नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये एनर्जी हमें इधर उधर के फालतू कामों में लगा देती है। इसलिए कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, अगर हम नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, अगर हम गुस्से से बचना चाहते हैं, अगर हम इधर उधर के फालतू कामों से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस अनयूज्ड बची हुई एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज्ड करना पड़ेगा। और यह केवल इनर इंजीनियरिंग के आधार पर ही किया जा सकता है। एक थर्मोडायनेमिक्स एक्सपर्ट इसको आसानी से कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप इस एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रोसेस है और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस में आप उस एनर्जी को डायरेक्टली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट प्रोसेस में हम अपने ब्रेन के अंदर एक ऐसा सर्किट डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो पॉजिटिव ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। मतलब जो बची हुई अनयूज्ड एनर्जी है उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पहले हम इनर इंजीनियरिंग की डायरेक्ट प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट प्रोसेस को जानेंगे। डायरेक्ट प्रोसेस के अनुसार आपको अपने डेली रूटीन में एक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर करना है, जैसे डांसिंग हो गया, या कोई ऐसा गेम हो गया जिसमें आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट रहता है, या फिर कोई एक्सरसाइज वर्कआउट हो गया, या फिर प्राणायाम हो गया, या फिर इसी तरह की कोई सी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी जिस पर आप डेली
डेली कुछ ना कुछ समय इन्वेस्ट कर सकें, जिस कारण जो आपकी अनयूज्ड एनर्जी है वो इस एक्टिविटी को करने में यूज हो जाए। यहां पर मैं आपको कोई निश्चित समय नहीं बता सकता कि ये एक्टिविटी आपको कितनी देर तक करनी है, क्योंकि आप सभी की फिजिकल स्टेमिना अलग अलग है और आप सभी का टाइम शेड्यूल भी अलग अलग है। आप ये अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लें कि आप कितना समय इसको दे पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना करते हैं उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप उसे रेगुलरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे अनुसार इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी को आपको डेली कम से कम 20 मिनट्स तो देने ही चाहिए। और अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटे से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अब हम इनर इंजीनियरिंग की इनडायरेक्ट प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको एक माइंडफुल एक्टिविटी सिखाऊंगा जिसकी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 से 3 मिनट। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, या रात में सोने से पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस को रेगुलर रखा तो निश्चित तौर पर थोड़े समय के बाद आपके ब्रेन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर क्रिएट हो जाएगा, या फिर कहें एक सर्किट क्रिएट हो जाएगा, जो आपकी बची हुई एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करेगा। इस माइंडफुल एक्टिविटी का नाम है कॉन्शियस काउंटिंग। इसमें हमें 1 से लेके 20 तक काउंट करना होता है, लेकिन हमें ये काउंटिंग आंखें बंद करके करनी होती है। इसमें कोई पोस्चर का कांस्टेंट नहीं होता, मतलब आप इसे लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, वॉक करते हुए कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्शियस काउंटिंग की जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है इसकी स्पीड। मतलब आपको इसकी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। मतलब जैसे आपने 1 और 2 को काउंट किया है, वैसे ही आपको 3 और 4 को भी काउंट करना है। उसी स्पीड में आपको 5 और 6 को भी काउंट करना है, तभी जाके ये कॉन्शियस काउंटिंग पूरी तरह से और सही तरीके से हो पाएगी। इसके लिए आपको अपनी काउंटिंग को अपनी ब्रीदिंग से जोड़ देना है। मतलब जितनी देर आप ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे आपको उतनी देर 1 काउंट करना है, और जितनी देर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे उतनी देर 2 काउंट करना है। फिर ऑक्सीजन के साथ 3 काउंट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको 4 काउंट करना है। इस तरह से आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन आप जब इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो आपको अपनी कॉन्शियस को अपनी काउंटिंग, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी आप अपनी काउंटिंग की स्पीड को मेंटेन करके रख पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियस कहीं विचारों की तरफ चली गई तो आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग से हट जाएगा और आपकी काउंटिंग बंद हो जाएगी। कॉन्शियस काउंटिंग की यही खासियत है। अगर आपके जहन में विचार चल रहे होते हैं तो कॉन्शियस काउंटिंग बंद हो जाती है, और अगर आपके जहन में कोई भी विचार नहीं होता, आपका फोकस केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर होता है, तभी जाकर आप कॉन्शियस काउंटिंग कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, और प्रैक्टिकली करते समय आपको अनुभव होगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार आता है तो आपकी काउंटिंग बंद हो जाती है, और अगर आपकी काउंटिंग कंटिन्यूअस चलती जाती है तो आपके मन में किसी भी तरह का विचार नहीं आता। एक वक्त में आपके जहन में केवल एक ही चीज रह सकती है, या तो विचार रह सकते हैं या फिर काउंटिंग रह सकती है। इस काउंटिंग का नाम कॉन्शियस काउंटिंग इसीलिए है क्योंकि इस काउंटिंग में आपको अपनी कॉन्शियस सारी की सारी फोकस करनी पड़ती है काउंटिंग के ऊपर। अगर थोड़ी बहुत भी कॉन्शियस काउंटिंग से हट जाती है तो उसी वक्त कॉन्शियस काउंटिंग बंद हो जाती है। यह कॉन्शियस काउंटिंग बहुत ही ज्यादा कारगर है क्योंकि यही विचार हमारे सबसे बड़ी चिंता का कारण है। हम कुछ सोचना नहीं चाहते तो भी हमारे मन में ये विचार आते रहते हैं और हम चाहकर भी इन विचारों को बंद नहीं कर पाते। अगर हम ये कॉन्शियस काउंटिंग की लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीमे धीमे हम ये फालतू के विचारों या नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने लगते हैं। कॉन्शियस काउंटिंग के एक बार में कम से कम 3 सेट करने होते हैं, मतलब 1 से 20 आपको 3 बार काउंट करना पड़ते हैं। अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो आपको 1 से 60 तक काउंट करना है, लेकिन इसे 20-20 के पोर्शन में करना है। अब कॉन्शियस काउंटिंग को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर से नियमों को दोहरा लेते हैं। हमें इसमें 20 तक काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग की स्पीड डिसाइडेड होती है। जितनी देर ऑक्सीजन अंदर जाती है 1 काउंट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2, ऑक्सीजन के साथ 3, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4, और ऐसे करके हमें 20 तक काउंट करना है। और इस प्रकार हमें कम से कम 3 सेट करने हैं। जब हम कॉन्शियस काउंटिंग कर रहे होंगे तो हमें फोकस सारा का सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर रखना है। अगर थोड़े बहुत भी विचार आते हैं तो हमारा फोकस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हट जाएगा, जिस कारण हमारी काउंटिंग बंद हो जाएगी। तो काउंटिंग करते समय हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर विचार आते हैं और काउंटिंग बंद हो जाती है तो हम अवेयर होकर विचारों को बंद करेंगे और अपना फोकस दोबारा से ब्रीदिंग के ऊपर ले जाएंगे और काउंटिंग को
शुरू कर देंगे। बीच में ऐसा कईयों बार होगा, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे कि बार बार आपके मन में विचार आते हैं और आपकी काउंटिंग बंद हो जाती है। तो मैं इंस्ट्रक्शन भी देता रहूंगा, साथ साथ मैं भी आपके साथ करूंगा और आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी देता रहूंगा। तो आप बीच बीच में अवेयर होते रहें, कहीं बीच में आपके मन में विचार आते जाएं तो विचारों को बंद करके दोबारा से फोकस शुरू कर दें, फिर से विचार आ जाए तो फिर से अवेयर हो जाएं और फिर से दोबारा से काउंटिंग के ऊपर फोकस को ले जाएं और काउंटिंग को शुरू कर दें। चलिए अब हम सभी इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ आंखों को बंद कर लें। जिस अवस्था में बैठे हुए हैं या फिर लेटकर मुझे सुन रहे हैं, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहें। अभी काउंटिंग करना शुरू ना करें, अभी केवल आंखों को बंद करके शांत होने की कोशिश करें और थोड़ा सा अपने विचारों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। देखें क्या आपके विचार चल रहे हैं और समझने का प्रयास करें कि यही विचार कईयों बार हमारी चिंता का कारण भी बन जाते हैं। ना चाहकर भी ये हमारे मन में लगातार आते रहते हैं। कॉन्शियस काउंटिंग इन्हीं विचारों को कंट्रोल करने का साइंस है। अभी काउंटिंग नहीं करेंगे, जब तक मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं आता काउंटिंग शुरू ना करें। अभी केवल अपने विचारों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। आंखों को बंद रखें। अब काउंटिंग करना शुरू कर दें। नज़र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, क्योंकि काउंटिंग की स्पीड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड से कनेक्टेड है। कोशिश करें फोकस करने की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। जितनी देर ऑक्सीजन अंदर जाए, श्वास नली में ट्रेवल करे, काउंट करें। जितनी देर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए का श्वास नली में ट्रेवल करे, काउंट करें। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सारा का सारा फोकस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। अगर थोड़े भी विचार आते हैं तो उसी वक्त काउंटिंग बंद हो जाएगी। कोशिश करें फोकस करने की। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अवेयर रहें। देखें क्या आप काउंटिंग कर पा रहे हैं या आपके विचार आपको काउंटिंग नहीं करने दे रहे हैं। कोशिश करें आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और अपनी काउंटिंग को जिताने का प्रयास करें। यह एक जंग है आपकी काउंटिंग और आपके विचारों के बीच में। आपको अवेयर होके अपनी काउंटिंग को जिताने का प्रयास करना है। विचार आपको जीतने नहीं देंगे, पर आपको अपनी काउंटिंग को जिताना है। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लगता है उनके अंदर विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कोशिश करें, अभी जीतने का प्रयास करें। थोड़े दिन प्रैक्टिस करके आपकी भी जीत संभव होगी। अवेयर होके काउंटिंग करें। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर forget each and everything, just try to focus on oxygen and carbon dioxide। फिर से विचार आ गए,
जैसे ही कोई थॉट आता है उसी वक्त कॉन्शियस ब्रीदिंग के ऊपर से हट जाती है और काउंटिंग बंद हो जाती है। यही कमाल है कॉन्शियस काउंटिंग का। एक वक्त में आप एक ही काम कर पाएंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो विचार नहीं आएंगे, और अगर थोड़ा सा भी बीच में विचार आता है तो काउंटिंग बंद हो जाती है। कोशिश करें आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस करने की और काउंटिंग करने की। करते जाएं जब तक मैं नहीं बोलूं आंखों को मत खोलें। 20 तक काउंटिंग हो जाए तो फिर से शुरू कर दें। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। यही कॉन्शियस काउंटिंग आपको मेंटल पीस देगी। यही कॉन्शियस काउंटिंग आपको बैलेंस्ड स्टूडेंट बनाएगी। Just try to focus on oxygen and carbon dioxide. करते जाएं जब तक मैं ना बोलूं आंखों को ना खोलें। नज़र आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। अभी कुछ देर के लिए मेरे इंस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिस करते जाना है। जब तक मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलते, आपको आंखों को नहीं खोलना है। अभी मेरे साथी के द्वारा गाया हुआ एक गीत आपको सुनाई देगा और आपको ये कॉन्शियस ब्रीदिंग उस गीत के साथ करते जाना है। आंखों को बंद रखें जब तक मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिले। अवेयर जरूर रहें, विचारों के प्रति सजग रहें, काउंटिंग के प्रति फोकस रहें। अब संगीत शुरू होगा।
सभी पार्टिसिपेंट्स अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। फिर उन्हें दोनों आंखों के ऊपर रखकर धीमे धीमे अपनी आंखों को खोल लें। तो साथियों, ये कॉन्शियस काउंटिंग थी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस प्रतिदिन 2 से 3 मिनट के लिए भी करते हैं तो निश्चित ही थोड़े दिनों में मेंटल पीस का भी अनुभव करने लगेंगे। तो साथियों, आज हमने स्ट्रेस फ्री स्मार्ट स्टूडेंट की 5 क्वालिटीज़ के बारे में जाना तथा ये क्वालिटी हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी प्लान को समझा। इस सेशन में अभी तक जो कुछ भी बताया गया है उसे आप नेक्स्ट स्लाइड से क्विक रिकैप कर सकते हैं। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, अगर आप स्टडी से रिलेटेड मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इस स्लाइड के नीचे जो मेल आईडी दी गई है, आप उस पर मेल सेंड कर कर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस सेशन का कंटेंट अच्छा लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस सेशन को अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।